हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज देखिए नया मतलब वाइट बोर्ड ले आए हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब एरिया कम हो रहा था। तो आज से देखिए आप लोग को ना आवाज़ की दिक्कत होगी, क्योंकि माइक की भी व्यवस्था हो गई है, साथ में नया बोर्ड की भी व्यवस्था हो गई है। तो आशा करते हैं आज से आप लोग को बेहतर फील होगा। ठीक है। तो हमने पॉलिटी का जो सेशन स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के 1 यानी ए, जिसको में कि मौलिक कर्तव्यता, हमने उसकी चर्चा कर ली थी। आज हम भाग 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हम भाग 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए संविधान में टोटल 22 भाग है। ठीक है। अब बात को समझिए, 22 भाग है, जिसमें से भाग 4 हम लोग खत्म कर लिए। 4 के 1 को बाद में जोड़ा गया था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। अब भाग 5 की चर्चा करेंगे। हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5। क्यों? क्योंकि भाग 5 में संघ की चर्चा है। किसकी चर्चा है दोस्तों? संघ की चर्चा है। और हमारे भारत में, ठीक है ना, संघ ही सर्व प्रमुख है। और संघ के अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, उपराष्ट्रपति, मतलब क्या बोलता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं और जो भी प्रमुख व्यक्ति, सभी संघ के अंतर्गत आता है। और हमारा जो देश है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थित है, यानी संसद की प्रमुखता है यहाँ। और यहाँ पे कहा भी गया है कि मतलब संसद का जो शक्ति है या राज्य और संसद के बीच का जो शक्ति का जो बंटवारा हुआ, इसमें संसद को ज़्यादा शक्ति दिया गया है। यानी संघ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें अनुच्छेद भी देखिए कि 51 से लेकर के 152 तक है, यानी 100 अनुच्छेद। भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। अब थोड़ा सा समझिए, भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। यह 395 अनुच्छेद 22 भागों में, ऊपर में शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अब यहाँ पर समझिए, भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, जो कि 22 भाग में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 395 आर्टिकल क्या हुआ है? 22 भाग में बटा हुआ, जिसमें से भाग 5 अकेले 100 अनुच्छेद को मतलब कि संग्रहित किए हुए हैं। तो समझिए कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाग 5 बहुत बड़ा है। यह एक क्लास में तो ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए हमको सुबह से 5 से 7 क्लास या 8 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आज हम भाग 5 में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो भाग 5 के अंतर्गत आता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ओके दोस्तों, कार्यपालिका यानी जो कार्य को संपादित करता है, विधायिका यानी जो विधि का निर्माण करता है, और न्यायपालिका यानी जो न्याय व्यवस्था को लागू करता है या सुचारू रूप से चलाता है। अब समझिए, कार्यपालिका यानी जो कार्य करता है, इसके अंतर्गत संघ में जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा भारत सरकार के कार्य। ठीक है, कार्यपालिका यानी कार्य, समझ गए। अब देखिए विधायिका यानी जो विधि बनाती है। तो आपको पता है कि भारत में जो विधि बनाने का काम है संघ में संसद का है, और राज्य में किसका है दोस्तों? विधानमंडल का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे आगे के भाग में 6 में। ठीक है। तो संसद का कार्य क्या है? विधि बनाना। और न्यायपालिका, जिसको कि क्या काम है? न्याय करना। तो संघ में न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और पूरे भारत में सबसे मतलब कि उच्च न्यायालय, सबसे ऊपर के स्तर पे कोई न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसको कि एससी बोलते हैं। ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले हम न्याय कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। जब हमारा कार्यपालिका खत्म हो जाएगा तब हम विधायिका की चर्चा करेंगे, और विधायिका खत्म हो जाने पर न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। कार्यपालिका का अनुच्छेद 52 से 78 तक है, 79 से 123 और 124 से 147। ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत जो भी उसका है वो न्यायपालिका से आगे उस मतलब कि भाग 5 के अंतर्गत ही आता है। टोटल 51 से 152 तक है। अब देखिए कार्यपालिका में भी आज हम किसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को। देखिए हम पीसीएस का क्लास किए हैं। ठीक है। तो पीसीएस का क्लास और यूपीएससी का क्लास ऑलमोस्ट दोनों सेम होता है, क्योंकि अभी हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही विस्तृत लेवल पे बताते हैं। अगर उस लेवल पे बताएं तो राष्ट्रपति ही हमारा 8 से 10 दिन में ख़त्म हुआ था, वो भी 2-2 घंटा क्लास में। तो समझिए हम जो जेनुअली बता रहे हैं, हम बिहार एसएससी और छोटे एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ये सबको मद्देनजर रखते हुए बता रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बेसिक समझिए, साथ ही साथ इतना भी बता देंगे कि आपको एक, ठीक है ना, अगर आपकी तैयारी भी होगी तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही हम जो नोट्स देंगे वह हैंड रिटन नोट्स देंगे, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज समझते हैं
क्या है, राष्ट्रपति को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति को हम शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक के माध्यम से क्या किए हैं, बताने का प्रयास किए हैं। देखिए इसको हम ट्रिक लिख देते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं, हमको याद हो गया था, आप लोग को भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। इसका ट्रिक है पकानी कोक्का दुइयो दशम। क्या ट्रिक है दोस्तों, पकानी कोक्का दुइयो दशम। आइए समझते हैं इसका क्या अर्थ है और इसका क्या यूजेज है। देखिए राष्ट्रपति का पहले अनुच्छेद हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति को अनुच्छेद देखिए 52 से 61 तक इसका है। हालांकि राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद पूरा संविधान में जहां तहां से मिलेगा। 71 के अंतर्गत, 143 के अंतर्गत है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता, इसका हर जगह है। कितना अनुच्छेद के तहत किसको मतलब कि नियुक्ति करवा सकता, लेकिन मुख्यतः जो इसका अनुच्छेद है वह 52 से कितना है, 62-63 कह सकते हैं, 52 से 61 तक इसमें कवर किया, जिसमें कि राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रमुख जो अनुच्छेद है वह आ जाएगा। अब समझिए, पा के नीचे 52 है, का के नीचे 53 है, नी के 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। एक सेकंड दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अब हम समझते हैं पकानी कोक्का दुइयो दशम। देखिए पा से क्या हो गया, पद, का से क्या हो गया, कार्यपालिका का प्रमुख। देखिए का से देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे का है और एक यहाँ पे का है, तो समझिए पहले समझना है कि राष्ट्रपति जो हमारा है वह कार्यपालिका का प्रमुख है, उसके बाद उसके कार्यकाल की चर्चा। यहीं पे आप दो को सेम मिलने के कारण आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको माइंड में रखिएगा। हम पहले ही बता दिए आपको कि पहले का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख है, दूसरे का मतलब कार्यकाल है। देखिए यहाँ पे नी से क्या है, निर्वाचन, को से क्या है, कोटा, हम समझाते हैं, का से कार्यकाल, दू से कोई राष्ट्रपति दोबारा तिबारा कितना भी बार बन सकता है, जब तक मर नहीं जाए तब तक वह चुनाव लड़ सकता है। कोई यहाँ पे उसका एज की बात नहीं की गई। यो से हो गया योग्यता, और द से हो गया दशाएं। दशाएं को हम लोग शर्त भी कहते हैं दोस्तों, और स से हो गया शपथ, और माँ से हो गया महाभियोग। देखिए बहुत सिंपल है, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से इसको आप समझ सकते हैं। अब आगे समझते हैं पा से पद। पहले हम एक एक चीज को चर्चा करते हैं, आर्टिकल 52 की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पद की चर्चा है, तो पद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको आप बताते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होगा यह कहाँ से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है यह कहाँ से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अब समझिए हम अनुच्छेद 53 की चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख। आप समझिए, इससे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। या फिर पूछ दे कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति। परंतु आप लोग को यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वीटो पावर को छोड़कर, राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वीटो पावर को छोड़कर वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यानी और एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी कार्य मंत्रिपरिषद का होता है यानी सरकार का, वह राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। परंतु समझिए, राष्ट्रपति जो भी काम करेगा ये किसकी सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से, और सलाह बाध्य भी है। तो समझिए कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रमुख है, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, अगर वास्तविक शब्द लगता है, समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर वास्तविक शब्द लग जाता है तो ई पीएम हो जाएगा दोस्तों। देखिए भारत में वैसे अगर कहा जाए तो सबसे प्रधान या सबसे ताकतवर पीएम ही होता है दोस्तों, लेकिन जो भी कार्य होता है वह राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसीलिए संवैधानिक प्रमुख हो गया या कार्यपालिका का प्रमुख हो गया। परंतु अगर वास्तविक शब्द लग जाता है, संविधान का वास्तविक प्रमुख या कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, तो पीएम है दोस्तों। क्यों, क्योंकि पीएम जनता द्वारा चुनाता है दोस्तों, और जनता जिसे चुनती है वो राष्ट्रपति को चुनता है। राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं, और पीएम को भी प्रत्यक्ष नहीं चुनते दोस्तों। पीएम की नियुक्ति होती है, मतलब हम जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी का नेता क्या बनता है दोस्तों, पीएम बनता है। बहुत आप लोग को अभी कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे आगे मिटेगा। तो हम यहाँ पे क्या बताएं कि अगर वास्तविक शब्द लगा दिया जाए कार्यपालिका का वास्तविक, तो वो पीएम हो जाएगा। अब समझिए निर्वाचन, इसका देखिए निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है दोस्तों, निर्वाचन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचन। अब समझिए इसका निर्वाचन
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन भाग लेता है नहीं लेता, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 14 यानी 54। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। निर्वाचन आप समझिए, भाग लेता है, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, भाग लेता है। तो पहले समझ लीजिए, 3 जगह से इसके निर्वाचन में 3 जगह से भाग लेते हैं। पहला लोकसभा, ठीक है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा विधानसभा। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में बहुत अंतर है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, इसके निर्वाचन में यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का भी रोल होता है। परंतु यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य बात होगा कि तीनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। एकदम ये चीज माइंड में रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और वोट देते हैं। ठीक है, परंतु विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है दोस्तों, चाहे तो निर्वाचित हो या अनिर्वाचित हो, विधान परिषद भाग नहीं लेता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता। और यहीं पे और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन तीनों का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है दोस्तों, मनोनीत भी भाग नहीं लेता है। अगर किसी को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मान के चलिए किसी को राष्ट्रपति मनोनीत किया और वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ रहा, तो वह जिसको मनोनीत करेगा यानी जिसको संसद में बैठाएगा वो तो उसको वोट दे देगा, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य लेते हैं, वो भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का। विधान परिषद की यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री, जैसे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और वह विधान परिषद के सदस्य है, तो वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे उसका निर्वाचन किस तरीका से होता है, तो 3 चीजें याद रखिएगा। एकल संक्रमणीय होता है दोस्तों, एकल संक्रमणीय होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष होता है। आप समझिए, यही इसको ध्यान में रखें। और हाँ, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष और अर्धन्यायिक होता है। ठीक है दोस्तों, अर्धन्यायिक। अब एकल संक्रमणीय क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, जो समझिए। अप्रत्यक्ष यानी सीधे जनता के द्वारा नहीं चुनाता है दोस्तों, जनता जिसको निर्वाचित करती है यानी जिसको चुनती है वो राष्ट्रपति को चुनता है, इसीलिए यह अप्रत्यक्ष हुआ। एकल संक्रमणीय मतलब संक्रमणीय मतलब ट्रांसफरेबल यानी कि जैसे समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, विनोद खड़ी हुआ, चुनाव में कौन खड़ी हुआ, विनोद खड़ी हुआ। ठीक है, यहाँ पे पुष्पा खड़ी हुई। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए कि कोई डॉन खड़ी हुआ। ठीक है, 3 गो, आप समझिए इसके सामने ऐसे बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो वोट देगा वह 1 नंबर तो किसी न किसी को देगा। मान के चलिए इसको दिया, इसको दिया, कोई एक जो पहला व्यक्ति है, विनोद खड़ी हुआ, पुष्पा खड़ी हुआ, डॉन हुआ, इसको 1 नंबर दिया, कोई 1 नंबर दिया, कोई 2 नंबर दिया, इसको कोई मान के चलिए कि 1 दिया, 3, जैसे समझिए इसको तो 1 नहीं देगा, इसको मान के चलिए कि 2 देगा, 3 देगा, 3 देगा। जैसे कोई भी व्यक्ति मान के चलिए कि पहला 3 व्यक्ति मान के चलिए वोट कर रहा है, इसको 1 दिया। ठीक है, और मान के चलिए इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, दूसरा व्यक्ति इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तीसरा व्यक्ति इसको 1 दिया, उसको 2 दिया, 3 दिया। सॉरी, सब में अलग अलग है। आप समझिए, इसका मान के चलिए कि सीट कितना हो गया, जैसे कि सीट मान के चलिए उस समय जैसे कि निर्वाचित जो भी निर्वाचन करेगा वो मान के चलिए कि 50 सदस्य हैं। ठीक है, तो एक चीज मान लीजिए, इसका निर्वाचन में, ठीक है ना, 25 गो से ज्यादा व्यक्ति अगर इसको सपोर्ट कर दिया, यानी 25 + 1 यानी आधा से ज्यादा, यानी 50% + 1, तब तो ये जीत जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि इसको कोई 25 व्यक्ति नहीं, इसको 20 व्यक्ति ही सपोर्ट किया। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति सबसे लास्ट में होगा इसका जो मत होगा यही संक्रमणीय हो जाएगा, यानी ई जो है ट्रांस मतलब हर्ड हो जाएगा। जैसे समझिए, जो व्यक्ति को मान के चलिए 50% + 1 किसी को नहीं मिला, तो सबसे लास्ट में जिसको सबसे कम वोट मिला होगा उसी का जो वोट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और ट्रांसफर होने के बाद,
ठीक है। जो व्यक्ति को मान के चलिए कि 50% नहीं मिल रहा था, 50% +1, तो उसको फिर बढ़ेगा तो उसका 50% +1 कोटा हो जाएगा और वह जीत जाएगा, ठीक है। ऐसा मात्र एक बार हमारे संविधान में हुआ है दोस्तों, अन्यथा अभी तक मात्र एक बार छोड़ा के कभी नहीं हुआ है। वो भी कब हुआ था? नीलम संजीवनी रेड्डी के समय, ठीक है। एक बीबी गिरी खड़ी हुए थे, नीलम संजीवनी रेड्डी भी, जिसमें कि पता है कि बीबी गिरी ही जीती थी। नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस खड़ी किया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी इनको सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण मत का विभाजन हो गया और किसी को भी पूर्ण बहुमत एक बार के नहीं हुआ, तो उसको द्वितीय फिर मतलब कि द्वितीय गणना करना पड़ा दोस्तों। निर्वाचन को समझ लिए। अब समझिए कोटा, यही चीज़ अभी हम समझाएं। कोटा यानी कि राष्ट्रपति को, ठीक है ना, राष्ट्रपति को मतलब कि चुनकर या निर्वाचित होकर जो भी आने के लिए उनको एक कोटा पूरा करना होता है, यानी 50% +1 उनको वोट जाएगा तब ये वो बनेंगे। ऐसा नहीं कि विधायक के लिए कि 100 आदमी वोट किए और एगो के 40 मिला, एगो के 30 मिला, एगो के 20, 40 30 70 80 90, एगो के 10 मिला था, जो इसको 40 मिल गया वो जीत गया। नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में उसको अगर 100 वोट है तो उसको कम से कम 51 वोट मिलना ही मिलना है, 50 +1, और 51 से ज़्यादा जितना मिल जाए, 100 में 100 मिल जाए, लेकिन कम से कम 51 वोट मिलना ही चाहिए। इसीलिए एकल संक्रमणीय रखा गया है कि मान के चलिए 49 मिला और नहीं जीता तो सबसे लास्ट वाला के वोट को फिर बांटा जाएगा। तो इसका मान के चलिए 2 गाँव मिल गया तो 51 हो गया, या फिर मान के चलिए 3 को मिल गया 52 हो गया, यानी 50 +1 से ज़्यादा हो गया तो जीत गया। समझिए कोटा क्या होता है? 50% +1। अब है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, 5 साल का होता है दोस्तों। कितना साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। परंतु अगर राष्ट्रपति, ठीक है, मर जाता है या फिर इसकी पद त्याग देता है या फिर इसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है दोस्तों, तब जो नया राष्ट्रपति बनेगा 6 महीना के भीतर क्या होता है? चुनाव कराना होता है दोस्तों। 6 महीना के भीतर अगर राष्ट्रपति, ठीक है ना, मान के चलिए कि राष्ट्रपति हट गया किसी कारणवश, तो 6 महीना के भीतर चुनाव होगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, 6 महीना के भीतर क्या होगा? चुनाव होगा। और जो व्यक्ति जीतेगा वह 5 साल के लिए बनेगा। जो नया राष्ट्रपति बनेगा वह 5 साल के लिए बनेगा। कब? चुनाव के बाद आएगा जो। लेकिन आप कहिएगा कि तुरंत तो चुनाव होएगा नहीं, तो तब तक के लिए उपराष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश वो भी नहीं रहे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यकालिक मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समझ गए दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश हट जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति या फिर सीजेआई या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है दोस्तों। और चुनाव के बाद जो आएगा वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। ये नहीं कि 5 वर्ष के लिए बना था, 2 वर्ष में मर गया तो अगला जो आएगा वो 3 वर्ष रहेगा, नहीं, 5 वर्ष के लिए बनेगा। अब 2 लिखल है, यानी 57 में आर्टिकल 57 क्या कहता है दोस्तों कि कोई राष्ट्रपति, देखिए एक चर्चा करते हैं, दोबारा बस ऐसी ट्रिक के लिए है, यानी एक बार से अधिक बन सकता है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बने थे, ठीक है, 1950 से 1962 तक रहे थे दोस्तों, 12 साल उनका कार्यकाल था। अनुच्छेद 57 में क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए एक बार से अधिक खड़ी हो सकता है, एक बार से अधिक बन सकता है, दोबारा, ठीक है दोस्तों। यो से हो गया योग्यता दोस्तों। इसको 2 चीज को समझिए, एक 58 नंबर और एक 59 नंबर, एक दशाएं या शर्तें। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो, योग्यता क्या है और शर्तें क्या है। योग्यता यह है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक हो। पहला नंबर भारतीय नागरिक। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखने योग्य बात है कि भारतीय नागरिक का तात्पर्य यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी है वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। साथ ही साथ कोई भारतीय नागरिक हो और क्या इसका हो जाएगा, लाभ के पद पर नहीं हो, ये सब, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। देखिए क्या था, अनुच्छेद 58 में कह रहा है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है दोस्तों, भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष इसका हो गया होगा मिनिमम, या दिवालिया या पागल नहीं हो दोस्तों, दिवालिया या पागल नहीं हो, और साथ में दिवालिया भी बाद में हालांकि ये सब चीज़ जोड़ा गया, दिवालिया पागल। दिवालिया मतलब समझिए, पागल तो समझ में करते हैं जिसका दिमाग उमाग खराब हो गया, और दिवालिया मतलब कि जैसे कि नीरज माल्या हो गया, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये सब। जैसे कि किसी बैंक से आप लोन लिए या फिर कोई कर्ज में, और आप इतना कर्ज में डूब गया कि आप उसको चुका नहीं पाए, ठीक है, तो आप दिवालिया घोषित कर दिए गए, ठीक है, बैंक द्वारा, सरकार द्वारा। तो ये योग्यता होना चाहिए कि भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की मिनिमम आयु पूरी कर चुकी हो,
पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं। अब दशाएं यानी शर्त होना चाहिए दोस्तों कि वह संसद का सदस्य नहीं हो, संसद का सदस्य नहीं हो दोस्तों, साथ ही साथ वह मतलब कि लाभ के पद पे नहीं हो दोस्तों। लाभ के पद मतलब समझिए, जैसे सरकारी नौकरी पे ना हो, जिससे सरकार के मतलब कि वेतन का वह कुछ मतलब यूज नहीं करता हो, परंतु हमारे संविधान में ठीक है ना बहुत से ऐसे पद है जैसे कि राज्यपाल और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको कि लाभ के पद के पे नहीं माना गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और समझिए, अब समझिए इसका शर्त क्या है। जब भी चुनाव लड़ेगा तो इसका शर्त है कि 50 गो ठीक है ना जो इसको निर्वाचन करेगा, जो इसको वोट देगा, वैसे 50 गो व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए दोस्तों, और 50 गो अनुमोदक होना चाहिए, अलग अलग दोस्तों। जैसे समझिए 50 व्यक्ति प्रस्ताव लाए कि हाँ ये व्यक्ति हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। अब 50 को क्या करेगा, लिखित रूप में उनको अनुमोदन करेगा, यानी ये अलग 50 होंगे, वो अलग 50, यानी जिसके पास 100 एमएलए होगा ठीक है या एमपी होगा, सपोर्ट जिस व्यक्ति के पास 100 एमएलए या एमपी का सपोर्ट होगा वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। साथ ही समझिए 15,000 रुपया का चेक देगा, किसको देगा, चेक आरबीआई को। ठीक है दोस्तों, 15,000 का चेक ये आरबीआई को देगा। अगर चुनाव में राष्ट्रपति को पूरे मत का 1/6 प्राप्त नहीं होगा तो यही जो जमानत है 15,000 ये आरबीआई जब्त कर लेगी। जमानत जब्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उनको जेल हो जाएगा या फिर वो कुछ भी ऐसा, बस ये जो 15,000 रुपया जो दिया जाता है जमानत के रूप में वो जब्त कर ली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ लिए, योग्यता भी समझ लिए, भारतीय नागरिक 35 वर्ष, पागल या दिवालिया ना हो, और दशाएं भी समझ लिए कि वह लाभ के पद पे नहीं हो, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं हो, साथ ही साथ 50 को प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक, यह शर्त हो गया दोस्तों कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 15,000 का चेक जो आरबीआई को देगा। ठीक है, अगर वो 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो वह जब्त हो जाएगा। अब देखिए शपथ है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है दोस्तों। अब शपथ क्या है देख से समझिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं संविधान के, ठीक है ना, संविधान की शपथ लेते हैं कि हम इसके मतलब कि इसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे, प्रतिरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा, प्रतिरक्षा और परिरक्षा। क्या क्या शब्द है दोस्तों, रक्षा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा करने का शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन, सीजेआई इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ सीजेआई दिलाते हैं। आप समझिए महाभियोग, और एक चीज़ और, अनुसूची जब आप पढ़िएगा, अभी तो हम नहीं बताए हैं या फिर आप जानते होंगे, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में प्रावधान है। तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति का शपथ नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोग का जो शपथ है बहुत हाई क्वालिटी के लोग आदमी होते हैं, तो इन लोग का शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं आता, ये लोग स्पेशल है। ठीक है, तो इनका शपथ क्या है, अनुच्छेद 60 में वर्णन है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा की शपथ लेंगे। अब दोस्तों महाभियोग है, क्या है दोस्तों, महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है दोस्तों, समझते हैं यहाँ पे अच्छा से। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है दोस्तों। तो देखिए महाभियोग के लिए क्या है जो समझिए, महाभियोग को मतलब कि प्रस्ताव लाने के लिए इनको 14 दिन की नोटिस दिया जाता है। क्या होता है दोस्तों, 14 दिन पहले मान के चलिए कि नोटिस भेजा जाएगा कि इनको, राष्ट्रपति को यह सूचित किया जाएगा कि हम आप पर महाभियोग लाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, महाभियोग कब लाया जा सकता है, जब यह संविधान के मतलब उल्लंघन कर दे या फिर संविधान का किसी तरीका से गलत तरीका से ये लोग कर दे कुछ, तो 14 दिन पहले इनको दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद में आके अपना मतलब कि देगा कि नहीं हम इस तरीका से ऐसे किए, हम गलत नहीं, या फिर कोई व्यक्ति भेजेगा। राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है या किसी व्यक्ति को भेज सकता है दोस्तों। अब समझिए बात को, 14 दिन पहले दे दिया, मान के चलिए राष्ट्रपति कुछ नहीं बोला या ये वो, ठीक है, या फिर ये कुछ बोले लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रूफ कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये लोकसभा या राज्यसभा, इनके खिलाफ महाभियोग जो है लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है दोस्तों, किसी में भी लाया जा सकता है। इनको लाने के लिए यानी कि महाभियोग को लाने के लिए, ठीक ना, 1/4 किसी में भी लाने के लिए उसका सदस्य का 1/4 क्या करेगा, लिखित रूप से लाएगा कि हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना चाहते हैं। अब जैसे मान के चलिए अध्यक्ष होता है लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो इसको 1/4 सदस्य अगर लिख प्रस्तावित कर दिया तो महाभियोग की प्रक्रिया
प्रारंभ होगी। अब समझिए, जिस भी सदन में, यह लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, आगे समझेंगे। लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्य के द्वारा लाया गया प्रस्ताव महाभियोग का वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तब जिस सदन में यह लाया जाएगा, पहले उस सदन में पारित होगा। अगर उसका 2/3 सदस्य, ठीक है ना, इस पर वोटिंग कर दिए कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया, इनको हट जाना चाहिए, तब यह अगर राज्यसभा में पहले लाया गया तो फिर बाद में लोकसभा में जाएगा, अगर पहले लोकसभा में लाया गया तो बाद में राज्यसभा में जाएगा। किसी एक में पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन में जाएगा। अगर उस सदन ने भी पारित कर दिया तब तो ठीक है, और नहीं किया तो नहीं राष्ट्रपति हटेंगे। अगर वो भी 2/3 से पारित कर देता है तो उसी समय से राष्ट्रपति हटा हुआ मान लिया जाएगा। इसका प्रक्रिया समझिए दोस्तों कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पे अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के थ्रू अभी तक नहीं हटे। राजीव गांधी ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ महाभियोग लाने की मतलब तैयारी में थे, परंतु वो भी नहीं लाए थे दोस्तों। तो हम लोगों ने आज तक क्या समझा, राष्ट्रपति का पद वो कार्यपालिका का प्रमुख है, जो उनका निर्वाचन पर है दोस्तों, उनका कोटा पर है दोस्तों, उनका कार्यकाल पर है, वो दोबारा भी बन सकते वो पर है, उनकी योग्यता पर है, उनकी दशाएं यानी शर्तें पर है, उनका शपथ और उनके महाभियोग के बारे में चर्चा किए। अब राष्ट्रपति को बहुत पावर है, जैसे वीटो पावर है, ये सब हम कल के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब समझिए, अगर लोकसभा में कोई सदस्य, ठीक है ना, कोई सदस्य मान के चलिए कि बीजेपी जैसे है पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल पार्टी, आम आदमी पार्टी, अगर ये लोग अपना बहुमत साबित नहीं करते हैं, ठीक है, अगर बहुमत साबित नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी को भी, ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार बना सकते हैं। और शर्त यह है कि जिसको भी बनाएंगे, जिस पार्टी का वो सदस्य होगा, उस पार्टी को अपना बहुमत 30 दिनों के भीतर संसद में साबित करना होगा, अन्यथा उसकी सरकार गिर जाएगी। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में समझे, आशा करते हैं आप लोग भी समझे होंगे, और कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग विशेष पूछें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।